रोहित ने अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास करके ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी में अपना पहला कदम रखा है। यहाँ का माहौल उसके लिए पहले से बहुत अलग है और साथ ही बहुत खुशनुमा भी है, क्योंकि आज तक ढोए जा रहे स्कूल ड्रेस की झंझट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अब वह यहाँ अपनी फेवरेट कपड़े पहनकर आ सकता है जो उस पर सूट करती है और जिसमें वह स्मार्ट और हैंडसम लगता है। यहाँ हर तरफ आज़ादी का माहौल है। मर्जी करे तो क्लास करो, अन्यथा ना करो। जब चाहे चलती क्लास से उठकर बाहर चले जाओ। दोस्तों के साथ जितना चाहे उतना मौज मस्ती करो। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वाकई ज़िंदगी का असली मज़ा तो ग्रेजुएशन में ही आता है, वरना आज तक तो बस बस्ता ढोने में ही लगे थे। कुछ ही दिनों में रोहित ने ढेर सारे दोस्त बना लेता है। पहले तो वह स्कूल बहुत आधे अधूरे मन से जाया करता था, मगर अचानक ही उसकी दुनिया बदल चुकी है। अब तो वह यूनिवर्सिटी जाने के लिए सुबह 5 बजे ही उठकर तैयार होना शुरू हो जाता है। 7 बजते बजते यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। वहां वक्त कैसे बीत जाता इस बात का तो पता भी नहीं चलता। रोहित को वहां से आने का मन ही नहीं करता, मगर वह क्या करे। जब सारे दोस्त अपने अपने घर लौटने लगते हैं, मजबूरन उसे भी घर आना ही पड़ता है। कसम से अगर स्वर्ग कहीं है तो ग्रेजुएशन की लाइफ में एक ऐसी आज़ादी जिसके एहसास से ही मन झूम उठता है। पता नहीं ये सारी कायदे छोटे स्कूलों में क्यों नहीं लागू होते, वरना किसी भी माँ बाप को बच्चों को डरा धमका कर स्कूल भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वे खुद ब खुद दौड़े दौड़े स्कूल चले आते। मगर रोहित की खुशियों को अचानक ग्रहण लग गया। दूसरे दोस्तों को बाइक से आते देख वह खुद को साइकिल से आने में शर्मिंदगी महसूस करने लगा। एक दिन वह शाम को पिता के साथ डिनर करते समय पिता से कहता है, पिताजी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे साइकिल से आना जाना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मुझे एक अच्छी सी बाइक खरीद कर क्यों नहीं देते। तब पिताजी कहते हैं, अभी अभी तो तुम्हारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में कराया है, वैसे ही बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं। अभी तुम कुछ दिन साइकिल से ही जाओ, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। मगर वह तो यूनिवर्सिटी से ही यह फैसला करके लौटा था कि आज के बाद वह साइकिल को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसे में वह अगले दिन से ऑटो रिक्शा करके यूनिवर्सिटी आने जाने लगा। मगर उसके घर से यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता बहुत सीधा नहीं था। बीच बीच में कई बार उसे ऑटो रिक्शा बदलने पड़ते, जिसमें उसे काफ़ी समय लग जाता। यह बात पिता को भी बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वे उससे जब तक मोटरसाइकिल नहीं खरीद जाती तब तक साइकिल से ही जाने को कहते हैं। मगर रोहित को अब साइकिल से यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटे के जिद के आगे बेबस पिता एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद लाते हैं। घर लाने के बाद वे उसे खूब अच्छे से धो पोंछ कर चमकाने के बाद लॉन में बैठे बेटे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में रोहित जब घर लौटता है तब सामने पुरानी मोटरसाइकिल देखकर वह सब कुछ समझ जाता है और उसे देखकर उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। पिता रोहित को बाइक दिखाते हुए मुस्कुराते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा बाइक पाकर बहुत खुश होगा, मगर वह उनसे बिना कुछ कहे गुस्से में अंदर चला जाता है। रोहित की माँ रोहित के मन की बातों को समझ जाती हैं और उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती हैं। वे रोहित से कहती हैं,
देखो बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी का बजट नई गाड़ी को खरीदने का अलाउ नहीं करता है। वे तुम्हारे लिए पुरानी बाइक नहीं खरीदना चाहते थे, मगर रोज रोज ऑटो से जाने में तुम्हारा कीमती वक्त बर्बाद ना हो, इसलिए वे फिलहाल के लिए ये सेकेंड हैंड बाइक खरीद लाए हैं। तुम्हें कुछ दिन इसी से चलना होगा। अगले महीने की सैलरी आते ही तुम्हारे लिए एक नई बाइक खरीद देंगे। तब रोहित कहता है, माँ, मुझे ऐसी खटारा बाइक से नहीं जाना। तुझे पता है वहाँ मेरे दोस्त कैसी कैसी बाइक से आते हैं, और तुम चाहती हो कि मैं उनके सामने ये खटारा लेकर जाऊँ? यह मुझसे नहीं होगा। माँ रोहित को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, मगर वह नहीं मानता। वह बाइक छोड़ अभी भी ऑटो रिक्शा से ही यूनिवर्सिटी जाया करता था। बेटे की मन की स्थिति को माँ बाप भली भांति समझते हैं, मगर पैसे की दिक्कत आड़े आ रही है। किसी तरह से इंतजाम करके पिताजी ईएमआई पर बेटे के लिए बाइक खरीदने की सोचते हैं, मगर बेटे की पसंद भी काफ़ी ऊंची है, जिसकी ईएमआई चुका पाना काफ़ी मुश्किल होगा। फिर भी बेटे की सपनों को साकार करने के लिए पिता ऊंची ईएमआई पर बेटे की फेवरेट बाइक घर लाते हैं। अब बेटा खुशी खुशी बाइक से यूनिवर्सिटी आने जाने लगता है। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। बेटा इस मौके पर अपने लिए 2 जोड़ी कपड़ों की मांग रखता है। तब उसके पिता कहते हैं, रक्षाबंधन में भला कौन नए नए कपड़े सिलवाता है, और तुमने तो अभी होली में ही जीन्स और टी शर्ट ली थी। पिताजी, मैंने बताया ना, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। वहाँ मेरे दोस्त रोज़ रोज़ नए नए कपड़े पहन कर आते हैं, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 ही सेट कपड़े हैं, जिन्हें मैं रोज़ बदल बदल कर जाता हूँ। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे और कपड़े चाहिए। रोहित पिता से कहता है। तब पिता उसे समझाते हैं, देखो बेटा, तुम उन लोगों से अपनी बराबरी मत करो। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पिता क्या काम करते हैं, वे महीने में कितना पैसा कमाते हैं, ये सब तुम्हें नहीं पता। ऐसे में तुम उनकी बराबरी ना ही करो तो अच्छा। जहाँ तक उनकी बराबरी का सवाल है, तो हमारी आमदनी इतनी नहीं है जो तुम कह रहे हो वह हम कर सकें। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल पा रहा है। ऐसे में यह सब कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। तब बड़े गुस्से में बेटा कहता है, आप लोगों के बजट में कुछ भी नहीं है सिवाय बेकार के लेक्चर के। रही बात आमदनी की, तो आपकी आमदनी भी किसी से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि आप लोग खर्चों को मैनेज करना नहीं जानते हैं। जहाँ पैसे खर्च करने चाहिए वहाँ तो आप लोग करते नहीं हो, और इधर उधर बेकार में पैसे बर्बाद करते हो। रोहित की माँ उसे टोकते हुए कहती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मगर माँ को बीच में टोकते हुए बेटा कहता है, हाँ ऐसा ही है। अब पिछले महीने का ही ले लो तुम लोगों ने, जो घर में पूजा पाठ कराया। मगर बात पूजा पाठ तक ही रहती तो ठीक था, मगर बेकार के सारे रिश्तेदारों, दोस्त मित्र, पिताजी के ऑफिस के स्टाफ को बुलाकर उन्हें दावत देने की क्या ज़रूरत थी। इतने पैसे में तो मेरी बाइक और मेरे लिए कई जोड़े कपड़े भी आ गए होते, मगर वह ज़्यादा ज़रूरी था। यह ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। ये बहस काफ़ी देर तक यूं ही चलती रही, और आखिर में हार मानकर पिता बेटे को 2 जोड़ी कपड़ों के लिए पैसे दे देते हैं। परंतु रोहित की फरमाइशें खत्म होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। मना करने पर उसका वही जवाब होता है कि आप लोगों को खर्चे मैनेज करने नहीं आता।
तंग आकर एक दिन पिता ने डाइनिंग टेबल पर रोहित के हाथ में अपने 1 महीने की पूरी पगार रख दी। रोहित उन पैसों को देखकर कुछ समझ ना सका। तब पिता ने उससे कहा, तुम बार बार कहते हो कि हम खर्चों को मैनेज नहीं कर पाते, तो आज के बाद से घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। यह रही मेरे पूरे 1 महीने की पगार जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब इन्हीं पैसों से तुम्हें घर का सारा खर्च मैनेज करना है। बेटे के आगे घर में आने वाले महीने के सामानों की एवं अन्य खर्चों की लिस्ट रखते हुए वे कहते हैं, यह रही इस घर में आने वाले सामानों एवं अन्य खर्चों की लिस्ट। हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 जून की सूखी रोटी ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तुम अब जैसे चाहो वैसे मैनेज करो और इसमें से अगर कुछ बच जाए तो उसे तुम रख सकते हो। हाँ, मगर ध्यान रहे आज महीने की 7 तारीख है और अगली तनख्वाह मुझे अगले महीने की 7 तारीख को ही मिलेगी, तो इसके बीच में ना मैं तुम्हें कोई पैसा दूंगा और ना तुम मुझसे किसी पैसे की उम्मीद करना। बेटे ने जब घर के सामानों की और अन्य खर्चों की लिस्ट में निगाह डाली तो वह मुस्कुरा उठा, क्योंकि वाकई खर्चों के सामने पैसे काफ़ी ज़्यादा थे। तकरीबन 2 महीने गुजर गए और इस पूरे महीने के घर खर्च को रोहित ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। इन महीनों के आखिर में उसने तकरीबन 5,000 रुपये भी बचा लिए। बचे पैसों से उसने अपने सभी दोस्तों को पार्टी दी। सभी दोस्त उसकी पार्टी से बहुत खुश होते हैं। घर के कुछ खर्च ऐसे भी थे जो 2-3 महीने में एक बार ही दिए जाते थे। रोहित ने खुशी खुशी सभी खर्चे मैनेज कर लिए, मगर इसके कारण महीने की 25 तारीख आते आते उसके सारे पैसे खत्म हो गए। अभी भी पिता से पैसा मिलने में 10-12 दिन बाकी थे। रोहित करे तो क्या करे, कोई रास्ता ना देख उसने पिता से कुछ पैसे मांगने की सोची, मगर पिता ने उसे अपनी पुरानी बात याद दिलाते हुए अपने अगले महीने की तनख्वाह का चेक थमाया और बाहर चौराहे की ओर निकल पड़े। रोहित समझ गया कि अब सारा बंदोबस्त उसे ही करना पड़ेगा। ऐसे में उसने ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों से तकरीबन 10,000 रुपये उधार लिए। इन पैसों से किसी तरह महीने भर का खर्चा चल गया और देखते ही देखते अगले महीने की 7 तारीख आ गई। मगर यह तारीख उसे इस बार कोई खुशी देने के बजाय काफ़ी मानसिक तनाव दे गई, क्योंकि एक तो उसने अपने दोस्तों से पहले ही काफ़ी रुपए उधार ले रखे थे, वहीं इस महीने आस पड़ोस और नात रिश्तेदारियों से शादी विवाह एवं अन्य फंक्शन में आने के लिए आमंत्रण भी खूब आए हुए थे। अगर वहाँ खाली हाथ जाने तक की बात होती तब तो कुछ गनीमत थी, मगर वहाँ जाने में और भी खर्चे थे जिसके लिए काफ़ी पैसों की आवश्यकता थी। इन सब तैयारियों में तकरीबन आधे से अधिक तनख्वाह खर्च हो गई, जबकि अभी पूरा महीना बाकी था। उधर घर में पड़े पुराने स्टॉक के धीरे धीरे खत्म हो जाने के कारण घर के सामानों की खरीदारी भी इस बार ज़्यादा करनी थी, जबकि रोहित की जेब में अब फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। उधर दोस्तों से लिया गया उधार भी उसकी रातों की नींद हराम कर रखा था। अब रोहित इस महीने के खर्च चलाए तो कैसे? मजबूरन रोहित ने एक मोटी रकम अपने कुछ दोस्तों से उधार ली, परंतु इस बार उधार लेते वक्त ही रोहित ने यह तय कर लिया कि वह कैसे भी करके कर्ज को और ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने सारे ऐशो आराम त्याग दिए।
धीरे धीरे कई महीने गुजर गए। इन महीनों में ना ही उसने नए कपड़े सिलवाए और ना ही किसी दोस्त को कोई पार्टी दी। खर्च का बोझ देखते हुए उसने अपनी बाइक भी बेच डाली। इस तरह काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसने खर्चों और कमाई के बीच संतुलन बनाने में कामयाब हासिल की। मगर इस कामयाबी में उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। जैसे ही उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, उसने फौरन पिता से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली। वह समझ चुका था कि उसके माता पिता कैसे और किस तरह तिनका तिनका जोड़कर इस घर को चलाते हैं और इसके साथ साथ उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस दिन के बाद से रोहित ने कभी भी अपने माता पिता पर किसी भी फरमाइश का दबाव नहीं डाला। इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। हमारे माता पिता कितने कष्ट झेलकर और कितने जतन से हमारा पालन पोषण एवं हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। हमें इस बात का हमेशा एहसास रहना चाहिए। अति आत्मविश्वास में दूसरों में कमी निकालने से पहले उसे भली बात समझना आवश्यक है।